हेलो एवरीवन, आपके अपने बीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में अर्थात प्रोनाउन के पार्ट 1 में हमने बड़े विस्तार से उसके काइंड्स, उसके डेफिनेशन और उसके दो काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं तीसरे काइंड के बारे में, जिसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी डेफिनेशन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, अर्थात किसी वाक्य में वे प्रोनाउन जो सीधे सीधे किसी सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है रिफ्लेक्ट करना अर्थात प्रभावित करना। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको सन रेज, सूर्य की किरणें आपकी आंखों को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कोई भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, चाहे कोई बुरा कार्य करता है, सीधा सीधा उसका फैमिली उन बातों से रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे सभी प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्विस, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। राइट? अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को या अपने आप को घायल किया। या देखिए, ही है वो सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सीधा का सीधा ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स। तीसरा लेते हैं, आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे करूंगा। राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। इसका अर्थ होता है बलदायक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन विच एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी वाक्य में वो प्रोनाउन जो सीधा किसी न किसी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले किसी भी नाउन और प्रोनाउन को बल देता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं, आई माई सेल्फ किल्ड, मैंने स्वयं उसको मारा। किसको? द स्नेक को। आई माई सेल्फ किल्ड द स्नेक। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा। शी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उसने खुद ही उसको पसंद किया। उसने खुद ही उसको पसंद किया। राइट? यहां देखिए, इसकी पहचान क्या है कि यहां एम्फेथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सीधा बिल्कुल सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किया जाता है। राइट? अब यहां एक आपके मन में शंका आई होगी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम हैं। जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, तो इनमें अंतर क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग ठीक आपके मेन वर्ब से पहले होता है, वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। और जिन प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। राइट? अब देखिए, एक ध्यान देने की बात है, जो सिंगुलर होता है उसके साथ सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, और जो प्लुरल होता है, अनेक होते हैं, अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामर में आपने थिप के बारे में सुना होगा, THIEF, तो उसका थ्यूज बनता है। नाइफ का नाइव्स बनता है। अर्थात जिस वर्ड के अंत में अफ होता है उसको प्लुरल बनाते समय एफ है वो वी में चेंज हो जाता है।
राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है विच डेमोन्स्ट्रेट्स ए नाउन एंड ऑब्जेक्ट, जो किसी नाउन को सीधा संकेत करता है वे सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि जैसे नाम वैसा काम। डेमोन्स्ट्रेट शब्द डेमो से बना है और डेमो का अर्थ होता है टू शो, अर्थात किसी बात को प्रदर्शित करना। सपोज कीजिए आप किसी दुकान से कोई टीवी लेना चाहते हैं तो आप दुकानदार को सीधा कहेंगे कि भैया मैं टीवी खरीदूं, उससे पहले आपको इस टीवी का डेमो देना होगा। डेमो का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, राइट। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। या दिस और दीज का प्रयोग समीप के लिए किया जाता है और दैट और दोज का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए, दूर के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। ये एक विशेष बात ध्यान देने की है कि इसकी आपको प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना है कि जिनकी तरफ हम इंडिकेट करते हैं वहाँ उस चीज़ का होना निश्चित होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। दिस बुक इज माइन, दीज काउज आर रेड, दिस इज माई हाउस। यहां देखिए कि कब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे और कब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है उस समय हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। विच डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट नहीं करता है, वे सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपके घर पर किसी ने बेल बजाई और माँ अपने बेटे से कहता है कि बेटे देखिए बेल बजी है, कौन आया है। तो बच्चा आकर कहता है समवन हैज़ कम, कोई आया है। तो उसकी माँ कहती है कौन आया है, तो वो कहता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन कोई न कोई हमारे घर आया। जैसे कोई चोरी हो जाती है, चोरी करने के बाद किसने चोरी की ये निश्चित नहीं होता, कहा जाता है समबॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन, माई कार, माई मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा, राइट। अब इसमें कौन कौन से आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि जिन वर्ड के बाद में बॉडी, जिन वर्ड के बाद में वन और थिंक होता है, वे सारे के सारे प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। और वन वाले एवरीवन, समवन, एनीवन, नन, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग। ये ध्यान रहे इन प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होता है और जिन प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है वे होते हैं ऑल, सम, एनी, फ्यू, मैनी, आइदर और नाइदर, राइट। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, समवन हैज कम, एनीवन कैन डू इट, ऑल इज वेल, एनीबॉडी बीट हिम। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। विच रिलेट्स या शोज रिलेशन, जो किसी न किसी रिलेशन को, किसी न किसी संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वे सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए रिलेटिव का शाब्दिक अर्थ होता है रिश्तेदार। ये मैंने एक नया शब्द दिया है। रिश्तेदार कौन होते हैं, जो प्रेम को रिलेट करते हैं, जो प्यार को रिलेट करते हैं, जो संबंध दर्शाते हैं, वो सारे के सारे रिश्तेदार अर्थात रिलेटिव कहलाते हैं। और ग्रामर की भाषा में रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संबंधवाचक। देखिए यहाँ तीन बातें हैं।
किसी भी वाक्य में जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वो उन प्रोनाउन से पहले आए किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाता है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन उस वाक्य में किसी भी नाउन और प्रोनाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकता है, उसकी बार बार आवृत्ति को, पुनरुक्ति को रोकता है, राइट। ये होते हैं हु, विच, हुज, whom और that, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। या हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बॉय। और बॉय क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। और हु से पहले आने वाला जो क्लोज है इसका संबंध शेष क्लोज से प्रदर्शित करता है। और तीसरा, यहाँ बॉय है, इस बॉय की रिपीटिशन को, बार बार को ये रोकने का कार्य हु करता है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, द पेन विच इज कॉस्टली, दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। या ध्यान रहे, हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है, हुज का प्रयोग हमेशा पॉजेसिव के लिए होता है, और whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और which का प्रयोग हमेशा निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है, और that का प्रयोग हमेशा निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। विच आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, वे सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये होते हैं whom, who, whose, which और what। ये देखिए, इसमें एक तो who, whom, whose और which का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, और ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके मन में यहाँ एक शंका पैदा हुई होगी कि भाई who, which, whose, whom का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी हो रहा है और who, whom, whose का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हो रहा है, तो आखिर क्या अंतर है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि who, whom, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और यहां इनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, और ऐसी सेंटेंस के बाद में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ये एक और मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड कहेंगे तो देखिए, जहां किसी सेंटेंस में whom, whose, which और what के बाद में, तुरंत बाद में किसी नाउन का प्रयोग होता है, वहां हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें बहुत सारी चीज़ों और व्यक्तियों की ओर इशारा किया जाता है और उनमें से किसी एक का वर्णन किया जाता है, एक को इंडिकेट किया जाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे विच इज यूज्ड टू डिनोट पर्सन और थिंग, राइट। ये होते हैं ईच, आइदर और नाइदर। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से प्रत्येक होशियार है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस पेन, तुम दोनों में से कोई एक इस बुक को ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई स्टूडेंट या बॉय एब्सेंट नहीं था, राइट। तो अब इसके लिए दो विशेष बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऐसे वाक्य, ऐसे प्रोनाउन जिनमें किसी भी ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद में किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो वहां वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। और दूसरा आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद में ऑफ अवश्य मिलेगा, तो आप जान लेना वो सेंटेंस आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके 10वें और अंतिम
काइंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ, जिसे हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। जिस सेंटेंस में ईच अदर और वन अदर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सभी आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग अनेक के बीच में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ एक ट्रिक दूंगा कि ईच अदर में आपके 9 लेटर्स का प्रयोग हुआ है और वन अनदर में 10 लेटर्स का प्रयोग हुआ है, तो आप ये जान ले जिसमें कम लेटर्स का प्रयोग हुआ है वो कम के लिए प्रयोग होता है और जिसमें अधिक का प्रयोग हुआ है तो वो अधिक में संबंध बताने के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जिसका हमने बड़े अच्छे से ऑपरेशन और पोस्टमार्टम किया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये टॉपिक आपको पहले टॉपिक की तरह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अंत में आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी असली पावर, हमारी असली ताकत आप सभी पढ़ने वाले और वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी उम्मीद के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।